Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the important part of your syllabus, that is the motion. हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोशन का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि फिज़िक्स का पार्ट है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिज़िक्स का पार्ट है। JK SSB के लिए भी है, ये SSB के लिए भी है, और केस का जनरल साइंस भी आता है इसमें। जो भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। अब क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा वहाँ पर फिजिक्स के 10 मार्क्स, सॉरी जनरल साइंस के 10 मार्क्स हैं इसमें JK SSB में, ठीक है। इसमें से 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं बायो से, और आपको 3 to 4 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन जो होता है वो केमिस्ट्री में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। या इस तरीके से होगा, ये हो गया एक, या इस तरीके से होता है। 10 में से 4 to 5 फिजिक्स में होगा, ठीक है। 4 to 5 बायो में होगा, ये फिजिक्स में होगा, ये बायो में होगा, और ये जो हैं 2 मार्क्स जो हैं केमिस्ट्री में होगा। तो दैट मीन्स आपको फिजिक्स पे पूरा फोकस रखना है। खासकर जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादातर फिजिक्स, इसलिए मैं खुद लेकर आई हूँ फिजिक्स का टॉपिक जो है। स्टार्ट करेंगे मोशन से। मोशन से इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि मोशन से 1-2 मार्क्स आपको मिल जाता है। एक भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। फिर होता है एक और चैप्टर आपके पास होता है जिसको बोला जाता है वेव्स। वेव्स के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 नहीं, मतलब जितने टॉपिक्स हैं आपके फिजिक्स में वो मैं कवर करवा दूंगा, बट समझना हर एक चीज़ है प्रायोरिटी के बेस पे हम टॉपिक्स को करेंगे कि इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको JK SSB का जनरल साइंस जो है कंप्लीट करवाऊंगा। मैं आपको ये कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको सफिशिएंट टाइम अभी भी है, ठीक है। तो दूसरा जो आपने बोला था सर, स्टार्टिंग से आप बोल रहे थे सर ये टेस्ट सीरीज़ का कुछ करो, टेस्ट सीरीज़ का, वो टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की हुई है। तो आई थिंक आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, सो दैट आपको अपना पता चलेगा और किस तरीके से टेस्ट लगाना होता है वो एग्ज़ाम से पहले आप जो है पता चलेगा, सो दैट आप क्या करोगे, उसी तरीके से तैयारी कंटिन्यू करोगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो पढ़ना है क्या हमें, जो टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा कॉन्सेप्चुअली समझना, याद करना ही नहीं है कुछ फिजिक्स में। फिजिक्स याद करने लायक होता ही नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझना। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट समझ में ना क्वेश्चन ठीक होगा ही नहीं। क्वेश्चन 1 लाइनर होता है फिजिक्स में से, लेकिन समझना ज़रूरी है। अब देखो मैं क्या करवाता हूँ आपको। हाँ चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है टर्म्स को। बेसिक टर्म्स होंगे, एक होता है बेसिक टर्म्स को समझना, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड आपको ये समझना है कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनके यूनिट्स क्या हैं। यूनिट्स का समझो, SI यूनिट क्या होता है ये समझना ज़रूरी होता है। किस तरीके से निकाला जाता है वो भी समझना। और डायमेंशनल फार्मूला मैं दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर डायमेंशंस पूछे जाते हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। उसके बाद जो होता है लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोलता है, सेकंड क्या बोलता है, थर्ड क्या बोलता है, मोमेंटम किसको बोला जाता है, फ्रिक्शन किसको पूछा जाता, किसको बोला जाता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। मतलब JK SSB इस तरीके से क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूनिट्स के ऊपर, तो समझना अच्छे तरीके से, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है क्या है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका, सबसे पहला टर्म, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। अब सर ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ वेट, आपका वेट कितना है, आप बोलोगे सर मेरा वेट जो है 70 kg है, ये किस डायरेक्शन में है, क्या आप डायरेक्शन बताओगे, नहीं बताओगे। दैट मीन्स जिसका सिर्फ क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूँ, अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो हो गया मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ, कितना फोर्स आपने लगाया, आप बोलोगे सर मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया। अच्छा न्यूटन तो बोला आपने, 10 आपने बोला, मतलब ये हो गया उसका अमाउंट, ये हो गया उसका अमाउंट, फोर्स का अमाउंट। मतलब आप समझो ये फोर्स मैंने बताया, ये एक बॉडी है, कोई भी बॉडी ले लो, कोई गाड़ी ले लो, कोई रेडी ले लो, कोई पत्थर ले लो, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है
F जिसको बोलते हैं आप, और इस बॉडी का मास सपोज है 10 kg वाला मास है इसका, ठीक है। तो जब आपने इसके फोर्स लगा लिया, मैंने बोला कितना फोर्स लगा, आपने बोला सर मैंने इस पे 15 न्यूटन फोर्स लगा लिया। फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। तो आपने बोला ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब आपने इतना अमाउंट इस पे लगा लिया। फिर मैं बोल रहा हूँ किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ में, साउथ में। आप बोलोगे सर ईस्ट की तरफ मैंने लगा लिया। तो दैट मीन्स एक तो आपने फोर्स भी लगा लिया और उसकी डायरेक्शन भी बताई। इसको बोला जाता है वेक्टर, इसको बोला जाता है वेक्टर। तो क्वेश्चन क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड। नंबर फर्स्ट, स्केलर क्वांटिटी हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको बोलना है थर्ड, स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली डायरेक्शन। ऊपर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। आपको बोलना है स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मतलब जैसे मैंने बोला मास बॉडी का कितना है, आप बोलोगे 10 kg, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लगा, आपने बोला सपोज आपने 15 न्यूटन लगा लिया, लेकिन ये 15 न्यूटन किसी डायरेक्शन में भी होता है ना, किस डायरेक्शन आपने फोर्स लगा लिया तभी बॉडी मूव करेगी ना। जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो बॉडी मूव करती है, या तो ईस्ट डायरेक्शन में होगा या तो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन के साथ जब भी बात करोगे तो वो वेक्टर बन जाता है। तो स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन नहीं, एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज, और इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मास की मैं बात करता हूं, एक बॉडी का वजन कितना है, और जब मैं मास की बात करूंगा नीचे मैं लिखूंगा इसका यूनिट आपको याद रखना है किलोग्राम है। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, आपको किलोग्राम करना है। वेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, वेट मैं लिखता हूं, वेट जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के बराबर होता है। मास इंटू ग्रेविटी को वेट बोला जाता है और मास अलग होता है। दैट मीन्स जब आप वेट का यूनिट लिखोगे आपको ये क्या बन गया, ये हो गया मास का किलोग्राम, और ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो अर्थ अपनी तरफ खींचता है ना उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दैट मीन्स ये जो होता है जी से डिनोट करते हैं। एक वैल्यू इसका याद रखो, एक वैल्यू इसका 10 होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट मीन्स जब मैंने बोला जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, कुछ बुक्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया। और अगर 9.8 से नहीं करोगे तो 10 लिख लेना। जनरली मैं बोलता हूं 9.8 आपको याद रखना है। यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, क्योंकि ये मोशन के साथ ही आता है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, इसका बोलना आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहां से ऐड करोगे, ठीक है, आपका बना किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया वेट का यूनिट, और इसका मास का यूनिट क्या बना आपको बोलना है किलोग्राम। उसके बाद स्पीड होती है। स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड होती है बॉडी की, आप बोलोगे सर बॉडी का डिस्टेंस कितना आपने निकाला अपॉन कितने टाइम में, ठीक है, टाइम डिस्टेंस का यूनिट के डिस्टेंस किस में मेजर करते हो, आप बोलोगे सर मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हो, आप बोलोगे सर टाइम जो है हम मेजर करते हैं किस में, सेकंड में। तो जब यूनिट की बात करोगे आप बोलोगे मीटर पर सेकंड, ये किसका यूनिट है, स्पीड का। सेम वेलोसिटी का भी यूनिट यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी बोला जाता है, या डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड भी बोला जाता है। आप लिखोगे मीटर पर सेकंड, और ये स्पीड जो है गाड़ी की स्पीड होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या होती है, ये एक आप बोलोगे ये इसका एक यूनिट होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है। गाड़ी की स्पीड कितनी है, आप बोलोगे सर गाड़ी तो चल रही है, उसकी स्पीड तो है 5 किलोमीटर पर आवर, या 8 किलोमीटर पर आवर, या 4 किलोमीटर पर आवर आप निकालते हो। मीटर लिखो या किलोमीटर लिखो, ठीक है, किलोमीटर में भी लिख सकते, किलोमीटर पर आवर भी आप लिख सकते हो गाड़ी की स्पीड। मीटर में लिखो या किलोमीटर में लिखो, ठीक है, सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो स्पीड जो है ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये क्या होते हैं, ये होती है स्केलर क्वांटिटी, इसका मैग्नीट्यूड होता है। गाड़ी की आप स्पीड ही बोलते हो, ठीक है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक, ये हो गया। फिर जब आप फोर्स की बात करें वो एक अलग है, जब हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी आपके पास बॉडी है, ये इस तरीके से मैंने बना लिया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये बॉडी की लेंथ होती है, ये बॉडी की विड्थ होती है, जिसको बी आप लिखते हो, ये इसकी हाइट होती है। जब आप L इंटू बी इंटू एच करते हो, तीनों क्या है, तीनों डिस्टेंस है ना। L किस में मेजर करते हो, आप मीटर में मेजर करते हो, बी किस में मेजर करते हो, ये भी मीटर में करते हो, एच किस में करते हो, ये भी मीटर में करते हो। या मीटर में लिखो, या सेंटीमीटर में लिखो, या किलोमीटर में लिखो, अपनी मर्जी है। तो दैट में जब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे मीटर क्यूब बन जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि
एसएसबी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये जरूरी नहीं कि वो डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा, वो आपको यूनिट्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, आपको बोलना वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी। मैं बोलता हूँ ये जो है आपके पास कोई बर्तन है, मैं बोलोगे इसमें कितना मिल्क आता है, आप बोलोगे इसमें लीटर्स में आप बोलोगे, या बोलोगे आप केजी में बोल सकते हो, या आपके पास एक बॉक्स है उसमें कुछ आपने रखा होता है जिसकी लेंथ भी होती है, ब्रेड भी होती है, हाइट भी होती है, तो उसको बोला जाता है वॉल्यूम। उसके बाद वर्क, वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, याद रखना फोर्स इनटू डिस्टेंस। जनरली इस तरीके से लिखा नहीं जाता, ये लिखा जाता है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट, ठीक है, एस कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा लिखा जाए, एफ डॉट डी एस कॉस ऑफ थीटा लिखा जाता है, ये वर्क होता है। मतलब फोर्स इनटू डिस्टेंस को क्या नाम दिया जाता है, इसको वर्क बोला जाता है। दैट मीन्स वर्क जब आप लिखते हो, फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हो, फोर्स का यूनिट क्या था, मैंने आपको अभी बोला न्यूटन, और डिस्टेंस क्या हो गया, मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर क्या लिखोगे आप बोलोगे सर ये यूनिट हो गया किसका, वर्क का। मतलब इस तरीके से आप बोल सकते हो। फिर मैंने टाइम बोला, टाइम किससे डिनोट करते हो, टाइम आपको बताऊंगा कितना टाइम हो, आप बोलोगे 10 बज गए, ये हो गया टाइम, या 10 मिनट मुझे लगे इस काम को करने में, या 10 आवर मुझे इस काम को करने में लगे, या 10 डेज मुझे इस काम को करने में लगा। तो दैट मीन्स ये भी क्या बन गया, स्केलर है। उसके बाद पावर की बात करेंगे, उसके बाद एनर्जी, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और पावर का यूनिट क्या होता है, ठीक है, वाट होता है। याद रखना पावर का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे वाट होता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही है। ये हो गई स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन, विच ओबे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर फॉलो करता है, कौन सा लॉ आपको बोलना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। मतलब अगर मैं बोलता हूं ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर किसको बोला जाता है, देखो वेक्टर किसको बोला जाता है समझना जरूरी है। वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिस डायरेक्शन, ये लाइन यहां से यहां तक जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसकी लेंथ कितनी है, सपोज ये हो गया 5 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और किस डायरेक्शन में है ये, इसका डायरेक्शन हो गया, ये एरो दिखाता है इसका डायरेक्शन, तो ये बन गया एक वेक्टर। जैसे मैंने इसको वेक्टर ए लिखा, यहां पर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहां पर मैंने एक और लाइन, इस तरीके से मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने वेक्टर बी लिखा। जब मैं इसको जोड़ता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं वेक्टर ए को मैंने ऐसे लिखा, ये मैंने ऐसे लिखा, वेक्टर बी किस डायरेक्शन में, जब आप देखते हो तो इस डायरेक्शन में, तो इंक्लाइंड है, तो इस तरीके से मैंने वेक्टर बी लिखा। तो उसके बाद जो आप क्या करते हो, मैं बोलता हूं इसको जोड़ दो, तो आप किस तरीके से जोड़ देते हो, इसको इस तरीके से जोड़ देते हो, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको बोला जाता है, ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो किया जाता है। जैसे कि मैंने एक सेकंड, जैसे कि मैंने एक लाइन ली है, ये एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, और ये दूसरा वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है, ये वेक्टर ए मैंने रखा याद, और वेक्टर ए के ऊपर मैं ऐसे डायरेक्शन रखता हूं, और ये वेक्टर बी मैंने रखा, इसके ऊपर डायरेक्शन, ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये डायरेक्शन भी है, इसका मैग्नीट्यूड भी, मतलब ये वेक्टर है। जब दोनों को मिलाता हूं, ए को मैं एज इट इज रखूंगा जैसे था ए, और बी को इसके आगे लगा लूंगा क्योंकि ये बी है, ऐड करूंगा इनको दोनों को, ये हो गया बी, और ऊपर से ये रखूंगा, और जब मैं इसको मिलाऊंगा तो यहाँ से इससे इसके साथ मिलाऊंगा, ये बन गया रिजल्टेंट। और ये क्या बन गई, ये बन गया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने किया हुआ है, और ये वेक्टर आर लिखता हूँ। और जब मैं वेक्टर आर लिखता हूँ, मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूंगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा में लिखता हूं जब मुझे रिजल्टेंट निकालना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मोशन हम पढ़ रहे हैं और वेक्टर्स इसके साथ आता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे। फोर्स का यूनिट आपको याद रखना है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और जो आप एन से लिखते हो, या किलो न्यूटन भी लिख सकते हो, के एन, इसका मतलब 1 के एन किसके बराबर होता है, 10⁻³ न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंटम डिनोट करते हैं पी से, इसको लिखा जाता है m इंटू वी, इसको मोमेंटम बोला जाता है। मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम बोला जाता है, और इसी को सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बोला जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यही बोला जाता है, ठीक है। पी इक्वल टू एम इंटू वी हम यह पढ़ेंगे। टॉर्क क्या मतलब क्या होता है, टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है जैसे कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पर इस जगह पर फोर्स लगा लिया, सपोज मैंने फोर्स लगा लिया 10 न्यूटन, और इस पॉइंट पे मैंने लगा लिया लेकिन इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो दैट मीन जब मैंने इस टिप पे लगा लिया, इस साइड लगा लिया, ये कैसे इसको घुमाएगा, ये इस डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से इसको लगा रहे हो, ये इसको कैसे घुमाएगा, ये इस तरीके से घुमा लेगा। तो दैट मीन जब ये इसको घुमा देता है, इस तरीके से घूम देता है, ठीक है, एक साइड, इसको कपल बोला जाता है, COUPLE। और यही जब किसी चीज़ को आप मरोड़ते हो, ठीक है, मरोड़ते उसको बोलता है हम
टॉर्क बोला जाता है। कपल आप समझ में आया। और टॉर्क को मतलब होता है मोड़ना, किसी चीज़ को मोड़ते हो। जैसे कि आपको पता है सिविंग मशीन आपने सुनी, जैसे कपड़े सीलते हैं, कपड़े जब सीलते हैं ना, वो जो चलाने वाला होता है वो उसकी हैंडल हाथ में होती है ना, वो जब उस हैंडल को घुमाता है वो टॉर्क लगा लेता है, तब वो घूमता है। जब आपके पास कपड़े होते हैं, मतलब आप क्लोथ्स को धो लेते हो, फिर उसमें जो पानी जो होता है उसको निकालते हो, निचोड़ते हो, तो फिर आप क्या करते हो, उस कपड़े को अपोजिट डायरेक्शन में निचोड़ते हो ना, कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ से इस डायरेक्शन में करते हो, यहाँ से इस डायरेक्शन में करते हो, ठीक है। ये इसको इस तरीके से घुमा रहे हो और इसको इसके तरीके से घुमा रहे हो, तो इसको बोला जाता है टॉर्क, जो कि टाउ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दो हैज डायरेक्शन इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे ट्रायंगल लॉ। मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी है और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन स्टिल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप ये समझो कि ये एक एक्सेप्शन है जो कि स्केलर क्वांटिटी है, इवन कि इसके पास डायरेक्शन भी है और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। किसके पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास। इलेक्ट्रिक करंट जिसको आप शायद वाट इसका यूनिट होता है, हाँ इलेक्ट्रिक करंट जिसका वाट यूनिट होता है, ठीक है ना, एम्पियर इसका यूनिट होता है, सॉरी एम्पियर इसका यूनिट होता है। और ये इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपको बोलना है, ये स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। फिर आप बोलोगे सर आपने बोला जिसकी डायरेक्शन भी है जिसका मैग्नीट्यूड भी, वो तो वेक्टर हो गया, आप इलेक्ट्रिक करंट को क्यों बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर आप देखोगे वेक्टर की डेफिनेशन मैंने बताई, विच आल्सो ओबे ट्रायंगल लॉ, लेकिन जो ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और ट्रायंगल लॉ भी होना चाहिए, तब एक क्वांटिटी का वेक्टर बोलोगे। इसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है इलेक्ट्रिक करंट में, लेकिन ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको वेक्टर नहीं कंसिडर किया जाता है, ये स्केलर में ही आता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई से डिनोट करते हैं, यूनिट इसका क्या होता है, आप बोलोगे mm रेज़्ड पावर 4, मिलीमीटर 4 आप लिख सकते हो इसका यूनिट, ठीक है। यहाँ आप इसका लिख सकते हो किलोग्राम, क्योंकि मास के टर्म्स में लिखोगे मीटर क्यूब आप लिखोगे। यहाँ होता है जब जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल का एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया होता है, तो एरिया का यूनिट क्या होता है आपको बोलना है, वो होता है mm स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये होता है एक्चुअली, ये सेकंड मूवमेंट इसको बोला जाता है, तो mm स्क्वायर और करना है आपको, क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा mm4 आपके पास आ जाएगा। ये एक्चुअली क्या होता है के, ठीक है, के ए स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको याद रखना है। के जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बोला जाता है, ये होता है के ए स्क्वायर आप लिख सकते हो, या के एम स्क्वायर आप लिख सकते हो, मास के फॉर्म में लिखो या क्या करो एरिया के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये के क्या होता है, इसको सिलेंडरनेस रेशियो बोलते हैं, उतना डीप में जाऊंगा नहीं मैं, लेकिन आपको इन टर्म्स को कनेक्ट करता हूं यहाँ से, तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, आप बोलोगे mm4 आप बोलोगे, या आप बोलोगे किलोग्राम क्यूबिक मीटर बोल सकते हो। ये होता है जिस बॉडी का मास होता है, जैसे कोई सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे सॉलिड होता है, किसी का एरिया होता है जैसे कि हम सर्कल की बात करते हैं। इसी तरीके से प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू बोला जाता है, ये आपको पढ़ना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस की बात करेंगे, और ये सभी जो होते हैं स्ट्रेस और टेंसर क्वांटिटीज, ये सभी क्या होते हैं, ये टेंसर क्वांटिटीज है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा टेंसर क्वांटिटीज कौन सी होती है, आपको बोलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्ट्रेस, ये टेंसर क्वांटिटीज होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है लेकिन स्टिल स्केलर है, क्योंकि ये लॉ ऑफ ट्रायंगुलर लॉ को ओबे नहीं करता है। और ये मैंने आपको ऊपर समझा दिया कौन कौन सा क्या है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द डिस्टेंस। का मतलब क्या होता है, इट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो जैसे कि मैंने क्या किया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस बताऊं तो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये सारा कुछ मोशन ही है, मोशन के चैप्टर में ये सभी कॉन्सेप्ट्स है। देखो मैं लिखता हूं दो कॉन्सेप्ट्स, एक मैंने लिखा डिस्टेंस और एक मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट। समझना इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यूनिट दोनों का सेम है, इसका मीटर है इसका मीटर है, इसका सेंटीमीटर लिखो सपोज, इसका सेंटीमीटर लिख सकते हो, इसका किलोमीटर लिखो, इसका भी किलोमीटर, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस ही तो है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, जैसे ये एक बॉडी है ए, ये बॉडी सॉरी ये हो गया ए, ये दूसरा बॉडी बी, ये एक लोकेशन है, ये लोकेशन बी है, ये लोकेशन सी है, ये लोकेशन डी है,
ये लोकेशन डी में रखता हूँ, ये लोकेशन ई मैंने रखा। अब ध्यान से देखो, मैं पहले गया कहाँ से कहाँ तक, ए से बी गया, मैंने सपोज यहाँ पर 100 मीटर क्रॉस किया। उसके बाद बी से सी गया, मैंने 150 मीटर क्रॉस किया। उसके बाद सी से डी चला गया, मैंने 20 मीटर को क्रॉस किया। मैं डी से ई आ गया, मैंने सपोज 40 मीटर को क्रॉस किया। जब मैं ए से ई तक आया, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया डिस्टेंस। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। दैट मीन्स 100 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 40, ये कितना हो गया 100, और ये 250 हो गया, 250, 40 और 20 हो गया 310, ये 310 आ गया। इसका मतलब जब मैं बोलता आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, जब आप ए से ई तक चले गए, आपने बोला सर मैंने 310 कवर किया। जो जितना भी आप चले, जिस डायरेक्शन में भी आप चले, वो सब मिलाकर डिस्टेंस हो गया। तो दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना आप चले वो टोटल मिलाकर। लेकिन मैं बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आप बोलोगे सर जो मैंने ए से ई तक मैं चला गया, लेकिन मैं गया पहले बी के थ्रू, फिर सी के थ्रू, फिर डी, फाइनली मैं ई के पास पहुंच गया। लेकिन मैं बोलता हूं मुझे ये बताओ, आपने तो लंबा रास्ता चूज किया, शॉर्टकट रास्ता कोई बताओ। जब आप बोलोगे सर शॉर्टकट रास्ता तो यही है ना, सीधे ए से ई चला जाओ। जो ही आप ए से ई आते हो, सपोज ये हो गया सपोज 30 मीटर ए से ई तक, तो मैं बोलता हूँ शॉर्टकट डिस्टेंस बताओ। जब ए टू ई आ रहे हो तो आप बोल रहे हो कि सर 30 मीटर है, तो ये 30 मीटर वाला जो है ये बन गया डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ घुमा कर जब आते हो, ये आपका बन गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है लॉन्गेस्ट पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, फॉलोड। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। ओह माय गॉड, थक गया मैं लेकिन। ठीक है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, जो आप जहां से घूम कर आ गए थे ना, जिस लोकेशन पे आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना था, स्टार्टिंग से डेस्टिनेशन, ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, आपको टाइम लग गया होगा वहां तक पहुंचने में। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है, लेकिन शॉर्टेस्ट वाला पाथ आपने फॉलो किया। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम, ये आपने क्या किया, पोजिशन चेंज किए। पहले कहां पर थे आप, पहले लोकेशन ए पर, फिर गए बी पर, फिर सी गए, फिर डी, फिर ई। लेकिन जब आप क्या किया, आपने ए से ई जो ही चले गए, तो आपने लोकेशन चेंज की है, ए से ई तक पोजीशन अपनी चेंज की है, तभी आप ई तक पहुंच जाओगे। जब तक आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे, तब ई तक नहीं पहुंच जाओगे। डिस्टेंस मैंने पहले बोला, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आपने क्या किया, जो ही आपने पोजीशन को चेंज किया और किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट में दैट मीन्स आपने डायरेक्शन भी बोला, और आपने क्या बोला, आपने बोला इसकी डायरेक्शन भी आपने बोली, और इसका मैग्नीट्यूड भी बोला। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में आप चले गए वो मैटर नहीं करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ इतना काउंट करते हैं हम कितना आप चले, किसमें, डिस्टेंस में। तो वो क्या आ गया आपका स्केलर। लेकिन यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट में हम ये जो है डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा ना, किस डायरेक्शन में आप चले गए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। याद रखना, वायर डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया बहुत सारे एग्जाम्स में। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, या डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है। जैसे कि ए से आप आ गए बी, बी से आपका सी, सी से आ गए डी, डी से आ गए ई। अब जब डिस्टेंस मैंने आपको बोला, आपने क्या बोला, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, फाइनली ए से ई तक आपको आना है ना, तो आप आ गए। लेकिन कौन सा रास्ता फॉलो किया, ए से बी पहले, फिर सी से डी, टोटल मिलाकर सपोज ये आ गया 200 मीटर आपने किया। तो दैट मीन्स 200 मीटर तो आपने किया, तो ये ऐड होता जा रहा है। सपोज यहाँ से 50 आपने किया, यहाँ पर 50 किया, यहाँ से यहाँ तक 50 था, यहाँ से यहाँ तक 50। इसका मतलब जो ही बी तक आ गए 50, बी से जो ही सी आ गए और 50 ऐड किया, फिर से बी आ गया, फिर से डी तक आ गया और 50 और 50 आ गया। दैट मीन्स टोटल ये ऐड होता जा रहा है, जितना आप चल रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो, ये ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। मतलब ये मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, मतलब बढ़ता जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है। जैसे कि आप कहां पर आ गए, ए से ई तक। आप देखो ए से ई तक ये 30, ये तो पॉजिटिव है। ये क्या हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि मैं बताओ नेगेटिव कैसे है या जीरो कैसे हो सकता है। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये आ गया समझ। लेकिन अब आपको क्या जाना है, ए से
ए से स्टार्ट करना और ए तक ही जाना है। तो आपने ए से बी आ गई, बी से सी, सी से डी, डी से ई। तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया टोटल डिस्टेंस में। जब मैं बोलूँगा आप बोलोगे 50 50 50 50, आप बोलोगे 250 टोटल डिस्टेंस। तो ये हो गया पॉजिटिव। लेकिन मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था आपको स्टार्ट करना है ए से और फाइनली आना है ए तक, ठीक है। तो जो आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे जहां से आपने स्टार्ट किया था और जहां पर आप खत्म कर रहे हो वो तो एक ही पॉइंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया आपका, 0 बन गया। अगर मैं ई तक ही रोकता तब ई तक मैं बोलता कि ये हो गया था 50, ये पॉजिटिव बन गया था। आ रही बात समझते हो। इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये पॉजिटिव भी हैं, ये क्या होती है, ये नेगेटिव भी हैं, और डिस्प्लेसमेंट 0 भी होता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ये डिफरेंस अगर समझ में आ रहे हैं आपको, आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जेकेएसएस भी बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ये हो गया। फिर स्पीड की मैंने बात की। स्पीड का मतलब क्या होता है, आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है और कितने टाइम में ट्रेवल किए। जैसे आप श्रीनगर से जम्मू जाते हो, श्रीनगर टू जम्मू आप जा रहे हो, ठीक है, श्रीनगर जम्मू आप जाते हो, तो आपने डिस्टेंस कितनी की है। आप बोलोगे सर मैंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। फिर मैं बोलता हूं अच्छा ये तो बताओ कितना टाइम आपको लगा। आपने बोला सर मुझे कम से कम 8 आवर्स लगे, 8 आवर्स लगे। तो दैट मीन्स आप बोल रहे हो मैंने 200 किलोमीटर 8 आवर्स में किया। जब मैं बोलता हूँ 1 आवर में आपने कितना निकाला, आप बोलोगे 8 2 16 48 5 40। आपने बोला सर मैंने 1 आवर में कम से कम 25 किलोमीटर को क्रॉस किया। तो दैट मीन्स 25 किलोमीटर कम से कम 1 आवर में, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम को ही क्या बोला जाता है, इसको स्पीड का नाम बोला जाता है, ठीक है। इस कॉल्ड स्पीड, दैट स्पीड इज कॉल्ड डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपको समझ आया होगा। ये क्या है, ये सिर्फ आप कितना चले हो और कितना टाइम लगे, इसमें किस डायरेक्शन में आप चल रहे हो वो मैटर नहीं करता है। मतलब ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, मीटर। क्योंकि डिस्टेंस आप जब लिखते हो, सॉरी स्पीड जब आप लिखते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मीटर यूनिट होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो दैट मीन मीटर पर सेकंड। जब लॉन्ग डिस्टेंस की आप बात करते हो तो आप किलोमीटर्स में लेते हो, ठीक है। ये हो गया आपका। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे कि आप ए से बी श्रीनगर से जम्मू जा रहे हो, जैसे श्रीनगर से आप, फिर से मैं यही एग्जांपल लूंगा, जम्मू जा रहे हो, ठीक। श्रीनगर से जम्मू में बहुत सारे रास्ते आते हैं, बहुत सारे, सॉरी रास्ते नहीं, बहुत सारे लोकेशन आते हैं। उधमपुर आ जाएगा आपको, ठीक है, यहाँ से उधमपुर में लिखूंगा, आपको बानीहाल आ जाएगा, यहाँ पर लिखूंगा। तो यहाँ पर जब आप श्रीनगर से निकलते हो आपकी कुछ स्पीड होगी, जैसे कि आप चल रहे हो 25 किलोमीटर पर आवर, आप चल रहे हो 25 किलोमीटर पर आवर आप चल रहे हो। ये मैंने आपने बताया कि मैं चल रहा हूँ 25 की, मैंने आपको फ़ोन किया, भाई कहाँ पहुँच गया, आपने बोला सर मैं चल रहा हूँ, और मैंने बोला स्पीड कितनी, किस स्पीड से चल रहा है, आपने बोला 25 किलोमीटर पर आवर से। फिर जो ही आप उधमपुर पहुँच गए, मतलब यहाँ पर बानीहाल पहुँच गए, मैंने बोला भाई स्पीड क्या है। तो इस जगह पर मैंने इस इंस्टेंट पे, इस टाइम क्या टाइम था, इस लोकेशन पे या इस इंस्टेंट में, इस मोमेंट पे मैंने जब आपको स्पीड बोला, क्या ये 25 हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये 25 से कम भी हो सकता है, 25 से ज़्यादा भी हो सकता है। जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जिस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, जिस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं बात कर रहा हूं, वहां पर उस टाइम की जो स्पीड होती है इसको बोला जाता है इंस्टेंट स्पीड की मैं बात कर रहा हूं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ट्रेवल्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक ऑब्जेक्ट को बोला जाता है, एक बॉडी को बोला जाता है ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जब ये अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है, किस में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे ए बी सी डी अनइक्वल डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ से ए से बी, बी से सी, सी से यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है। ये सभी डिस्टेंसेस क्या है, गैप अगर आप देखोगे आप बोलोगे सर ये अनइक्वल डिस्टेंस है, ये आया समझ। लेकिन जब ये ए से बी तक जाता है इसको 1 आवर लगता है 10 किलोमीटर को कवर करने में। जब से बी से सी जाता है 15 किलोमीटर बीच में है, लेकिन इसको फिर से यही 1 आवर ही लगता है। इसका मतलब जब सी से डी जाता है 20 किलोमीटर, फिर से 1 आवर ही इसको लगता है। दैट इसी को बोला जाता है, ये इसकी स्पीड क्या है। आप बोलोगे सर स्पीड इसकी क्या है, यहाँ पर स्पीड s1 है, यहाँ पर स्पीड s2 है, यहाँ पर स्पीड s3 है, ठीक है, अलग अलग आपने निकाला। यहाँ पर जब मैं बोलता हूँ इसकी स्पीड क्या, आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों, क्योंकि जितनी डिस्टेंस होती है हर डिस्टेंस में वो अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन उसको इक्वल टाइम लगता है उसको कवर करने में। इसको हम नाम देते हैं अनइक्वल, इसको हम नाम देते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, ये हो गया अनइक्वल डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर में एक आवर में कवर करता है, 15 किलोमीटर को 1 आवर में कवर करता है, और 20 किलोमीटर को भी 1 आवर में कवर कर देता है। इसको नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है,
ये होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड आपको खुद पता ही चलेगा। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जब ये ए से बी जाता है, बी से सी, सी से डी, यहाँ तक सपोज 10 किलोमीटर है, ठीक है, यहाँ पर 10 किलोमीटर है और यहाँ पर 10 किलोमीटर है, सपोज यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इस 10 किलोमीटर के इसको सपोज 30 मिनट्स लगते हैं, यहाँ पर भी 30 मिनट्स लगता है, यहाँ पर भी 30 मिनट्स लगते हैं, मतलब जितनी डिस्टेंस है हर डिस्टेंस को इसको इक्वल टाइम लगता है कवर करने में, इसको बोला जाता है डिस्टेंस, इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। कल हम करेंगे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कल हम करेंगे एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर कर लिया है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यूनिट्स पे पूछा जाता है, ओमेगा पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका यूनिट क्या होता है, थीटा अपॉन टी, ठीक है, ये हम जानेंगे, ठीक है। फोर्स के ऊपर, फिर फोर्स के बाद मोमेंटम, फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये हम सब कुछ समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई होप अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, लेक्चर सीरीज अच्छी लगी, तो आप कमेंट्स में मेंशन करो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सब कोई हर एक लिखेगा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आपको फिजिक्स में कंप्लीट करके दूंगा, उसके बाद देखूंगा जो पेंडिंग पोर्शन होगा वो भी हम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।